जब हमें सब कुछ ही दांव पर लगा देना चाहिए कुछ पाने के लिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे उसके एक थीम उठा लेती थी मैं, और जैसे ये है ग्लोबलाइजेशन है या एलपीजी रिफॉर्म्स है या फिर वुमेंस कंडीशन इन सोसाइटी, तो ऐसे मेजर टॉपिक्स मैं उठाकर उस पर एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी। इंट्रो कंक्लूज़न मेरे प्रिपेयर्ड रहते थे। ज़्यादातर 1857 के रिवोल्ट हो गए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए या गांधीयन मूवमेंट जो हो गया, इन सब से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि कहीं पहुंचने के लिए कभी कभी भटकाव भी ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रश्मि यादव मैम के साथ, जिनका यूपी पीसीएस 2021 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम के जर्नी के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ें, मेंस से लेकर इंटरव्यू के लेकर हर एक छोटी छोटी मिस्टेक हो, चाहे स्टडी मैनेजमेंट हो, हर एक सारी चीज़ों के शेयर करेंगे। और साथ साथ जानेंगे इन्होंने कितनी बार एक कितनी समय से प्रिपरेशन कर रही हैं और सबसे बड़ी इनकी कमी क्या रही, हर एक चीज़ें के बारे में शेयर करेंगे। और मैम की स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें इन्होंने पढ़ा था, बुक लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। और मैम, आप थोड़ा सा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से एजुकेशन किया और कहाँ तक। सर, मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई जो है जौनपुर से की है, यूपी बोर्ड से, और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी किया है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही सर मैंने एमएससी किया है बॉटनी से। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, और यूपी पीसीएस में 2021 वाला जो रिज़ल्ट ये आया है, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 3rd मेंस था, 1st इंटरव्यू था जी मैम, अगर बात करें तो क्या इससे पहले आपने 3 बार एग्ज़ाम दिया था, तो इससे पहले आप कहाँ तक पहुँचे थे। सर, मैंने 4 बार प्रीलिम्स दिया है यूपी पीसीएस का, और चारों बार मैंने मेंस लिखा है, और पहला इंटरव्यू था ये मेरा। जी। अभी 2022 का भी मैंने मेंस लिखा है, उसका रिज़ल्ट आने वाला है। जी। और आपका जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर चयन हुआ है मैम, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे पहले कि इसकी ड्यूटी क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रशासन में आकर करना पड़ेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर सर मेनली एसएससी सीजीएल के थ्रू होता था। ये जो पोस्ट मुझे मिली है ये यूपी पीसीएस के थ्रू मिली है, और इसका मेनली जो ये है लिकर शॉप्स का रेगुलेशन और जो है वहाँ लाइसेंसेस प्रोवाइड करना, ये उनका यही सब मेनली काम है उसका। जो स्पूरियस लिकर्स हैं, इलिसिट लिकर्स, इन सब पे जो है कार्रवाई करना है। जी। आपने बीएससी भी किया है साइंस बैकग्राउंड से, फिर एमएससी किया, उसके बाद आपका जैसे पहले से ही गोल था कि मैं हमें सिविल सर्विस में जाना है, या फिर कम मोटिवेशन मिला कि हमें जाना है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना है। सर, पहले से बिल्कुल मेरा ये नहीं था डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। मैंने एमएससी किया था बॉटनी से, तब तक मेरा कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, बस मैं ऐसे जो है बीएससी एमएससी कर रही थी। उसके बाद मैंने एमएससी में डिसर्टेशन होता है एक लास्ट सेमेस्टर में, तो उसको करने के बाद जो है मुझे समझ में आया कि रिसर्च जो वो मुझे ज़्यादा सूटेबल नहीं लगा अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन था सिविल सर्विसेज का। फिर मैंने जो है एमएससी के बाद सोचा, फिर मैं तैयारी की मैंने इसकी। जी। जैसे आप केवल यूपी पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे थे कि या फिर यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम इसके भी साथ साथ दे रहे थे। जी, मैंने यूपीएससी भी दिया है, दिया था पहले 2 अटेम्प्ट में जो है थोड़ा सीरियसली मैंने दिया था। फिर उधर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मैंने फिर टोटली शिफ्ट कर लिया पीसीएस में कि मुझे पहले यहाँ पे एक सिक्योर हो जाए एक सर्विस, उसके बाद मैं यूपीएससी पे फोकस करूँगी। तो इस बार मैं यूपीएससी पे फोकस कर रही हूँ। आपका मीडियम क्या रहा मैम। मीडियम इंग्लिश था मेरा सर, और मेरा ऑप्शनल बॉटनी था। जी। और मैम जानेंगे कि आपने इस प्रिपरेशन करते समय या कोई कोचिंग लिया था, ज्वाइन किए थे, उसके बारे में। जी, मैंने 2018 में कोचिंग लिया था सर एक, लेकिन ज़्यादा मैं उसका यूज़ नहीं कर पाई, यूटिलाइज़ नहीं कर पाई उस नॉलेज का, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक्स क्लियर नहीं किया था। उसके पहले ही मैं जो है कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ पर बहुत ही एडवांस लेवल से पढ़ा रहे थे। तो बाद में मैंने आकर सेल्फ स्टडी की, सारी जो है फिर से अपना नोट्स बनाया, फिर से मैंने प्रिपरेशन की, तो सब कुछ एक तरीके से सेल्फ स्टडी ही हो गया, क्योंकि कोचिंग का मैंने ना नोट्स यूज़ किया, ना तो मैं उसका कोई भी बुकलेट वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ कर पाई।
अगर मैम कहीं न कहीं आपको जैसे डर लगता था कि अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे या फिर ऐसा कभी? जी ये डर तो सर रहता ही है, हमेशा लगता था, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट में ठीक है, जब मेंस नहीं हो रहा था, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा लगने लगा कि अगर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बी ऑप्शन नहीं थे कोई, तो एक ये मोटिवेशन की तरह भी काम करता था। फ्रस्ट्रेशन तो होती थी इससे बहुत ज़्यादा कि नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन यही फिर से मोटिवेशन का काम भी करता था कि अब कुछ है ही नहीं और कोई ऑप्शन, तो यही करना है सिर्फ, तो पूरी जी जान लगाकर यही फिर जुट जाते थे। जी। मैम थोड़ा सा आप मेंस के लिए अगर बात करें तो जैसे प्रीलिम्स निकल जाने के बाद आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था या फिर पहले ही प्रीलिम्स से पहले ही आप आंसर राइटिंग डेली करती थी? नहीं, डेली नहीं करते थे सर। मेरी जो गलती रही थी पहले 2 अटेम्प्ट्स में, वो यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की थी। उसके बाद प्रीलिम्स में मैं प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन बाद में मैंने इस वाले अटेम्प्ट में मैंने आंसर राइटिंग की। हम लोग का एक टेलीग्राम पे ग्रुप था, तो उस पे हम लोग आंसर राइटिंग करते थे और एक दूसरे का रिव्यू करते थे आंसर्स। उसके बाद जो है दृष्टि आईएएस में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो 8 टेस्ट मैंने वहाँ पे जो है दिए थे। जी। तो डेली आप कितने घंटे मतलब प्रैक्टिस करती थी? पूरा एक क्वेश्चन पेपर या 3 घंटे? क्वेश्चन पेपर जो लिखते थे, तो वो सर डेली बहुत लास्ट में मैंने 2-3 जो टेस्ट लिखे थे दृष्टि में, मैंने वही फुल टेस्ट लिखे थे। बाकी जो हम लोग लिखते थे वो 2-2 क्वेश्चंस डेली लिखते थे मेंस के टाइम पे, और 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस वो सिलेबस वाइज करते थे कि पहले कल्चर कर लिया, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, सोसाइटी, ऐसे करके हम लोग 2-2 3-3 क्वेश्चन करके सारा सिलेबस कवर किए थे। तो जैसे कि आपको जैसे कोचिंग आपने किया था, बताया कि कोई नोट्स नहीं फॉलो किया, कोचिंग करने से अगर बात करें तो क्या आपको हेल्प मिला? सर मैं हेल्प नहीं ले पाई, लेकिन डेफिनेटली हेल्प तो होती है सर। वहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है और नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नोट्स का यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे मैंने नोट्स रैंडम सब कुछ नोट कर लिए थे। जैसे बाद में जब नोट्स बनाई, सेल्फ नोट्स जो है, तब मुझे लगा कि सब कुछ नहीं लिखना है, बहुत ही कीवर्ड्स, बहुत ही कम चीज़ें लिखनी है, ताकि शॉर्ट में बाद में आप रिवाइज़ कर सकें। तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स सर प्रीलिम्स से मेंस के हर चीज़ के शॉर्ट नोट्स सब रेडी हैं, जिससे मैं लास्ट में अगर 4 दिन में पढ़ना हो तो भी आराम से पढ़ के रिवीजन सब कुछ हो जाता है। अब थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे मैम कि प्रीलिम्स के जैसे स्पेसिफिक चीज़ें बताइए, जैसे जनरली लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता है, तो प्रीलिम्स के लिए जैसे कुछ अलग से चीज़ें आपने पढ़ा था या फिर जैसे कुछ लोग बताते हैं घटना चक्र, तो प्रीलिम्स के लिए वो चीज़ें जो स्पेसिफिक हो? प्रीलिम्स के लिए सर बहुत भटकाव है, और आजकल तो इतना जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है प्रीलिम्स, तो उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि 2019 से थोड़ा पैटर्न पीसीएस का चेंज हुआ है, यूपी पीसीएस का। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा जो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे, अब यूपीएससी की तरह थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उस बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है वो, या फिर इंग्लिश में वही सेम चीज़ प्रीव्यू करके आती है। बेसिक अगर एक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, ये सब चीज़ें अगर थोड़ी थोड़ी पता है, तो आप सीधे पूर्वावलोकन सॉल्व करिए। उसमें जो 3-4 स्टेट्स के, जैसे एमपीपीएससी का हो गया, बीपीएससी का, और इसका अपना यूपीपीएससी का, इन सब के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। तो आप उसको सॉल्व करिए। एक बार सॉल्व करने के बाद आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन कहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें देना है, ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि अगर हिस्ट्री में आप देखेंगे, वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर 1857 के रिवोल्ट हो गए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, या गांधीयन मूवमेंट जो हो गया, इन सब से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। और जैसे एक यूपी पीसीएस का बहुत ही सेट पैटर्न है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत पूछता है हिस्ट्री से, जैसे संथाल रिबेलियन कब हुआ, सन्यासी रिवोल्ट कब हुआ, तो ऐसे करके मुंडा रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, ये सब ऐसे करके क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देता है। या फिर जैसे हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त डिक्लेरेशन, या फिर जो है क्रिप्स मूवमेंट, ये 2-3 चीज़ें दे देगा क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। तो ये सब चीज़ें घटना चक्र से आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि हमें कहाँ फोकस करना है बहुत ज़्यादा, वहीं पे फिर से हमें जाकर जब एक बार घटना चक्र से पढ़ ले, तो जाकर जो बेसिक बुक्स हैं हमारी, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, तो वहाँ से वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। मतलब जो घटना चक्र में रिपीटेड पूछे गए हैं ना, तो उस चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करने हैं। और वैसे ही पॉलिटी का करने के बाद और वहाँ से जाके लक्ष्मीकांत में वो चैप्टर्स अच्छे से करने, जैसे लक्ष्मीकांत
के कुछ चैप्टर्स जैसे प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, और उसके बाद प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पंचायती राज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस हर बार आते ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद सर और हाँ, घटना चक्र की जो 8 बुकलेट आती है उसमें से 4-5 बुकलेट जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, और एक आती है ये इन्वायरमेंट की, ये सब जो है ज़रूर करना होता है, और एक ही स्टेट बेस्ड आता है। तो ये सब ज़रूर सॉल्व करें। मैंने तो क्या किया था कि एक बार पूरा सॉल्व किया था, फिर उसमें वो नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं, तो उस एक्सप्लेनेशन में जो फैक्ट्स आपको लग रहा है कि आपको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, भूल जा रहा है बार बार, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स उसके बना लीजिए, कीवर्ड्स उसके, ताकि बाद में आसानी से रिवीजन हो सके, और उसको बार बार रिवाइज करिए। ये चीज़ मैंने की थी। और उसके बाद एक चीज़ मैंने की थी कि लूसेंट जो आती है, लूसेंट की उसमें कुछ लिस्टिंग्स दी हुई हैं जो अभी भी यूपी पीसीएस में सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे तबाकत नसीरी वाला क्वेश्चन आया था, वो सीधे लूसेंट में दिया था। तो वो सब लिस्टिंग्स जो हैं अभी भी इम्पॉर्टेंट है, बाद में रिवीजन के लिए मैं रखती हूँ कि रिवाइज करने के लिए लूसेंट जल्दी जल्दी से सारे आर्टिकल्स पॉलिटी के चाहे मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री वाले जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो सब रिवीजन के लिए लूसेंट मैं प्रीफर करती हूँ अभी भी। या फिर जो लूसेंट ना करना चाहे तो मनोहर पांडे की एक बुक आती है, उससे भी कर सकते हैं। मैम जैसे आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किए थे? जी, मैं टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए सर मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किए थे, की थी मैंने वो ला करके ध्येय आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, और या फिर दृष्टि आईएएस की, इन 3 कोचिंग्स में से आप किसी का भी 2-4 टेस्ट ला कर सॉल्व करी। मैं जो है जीएस वर्ल्ड और ध्येय आईएएस की लाई थी, और मैंने घर पे ही बैठ के 4-5 टेस्ट सीरीज़ मैंने टाइम लिमिट में सॉल्व की थी, ये देखने के लिए कि हाँ 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि नहीं, और एक कट ऑफ और ये पता चल जाना चाहिए। और एक चीज़ हाँ सर ये है कि लोग पूछते हैं कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, तो मेरा मानना है जिस हिसाब से अभी कट ऑफ जा रही लगभग 85 से 90 के बीच में, तो लगभग 130 से 32 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं तो 142 से 45 तक अटेम्प्ट करके आती हूँ, निगेटिव मार्किंग है फिर भी। जी मैम, थोड़ा सा अब जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और 4 पेपर इथिक्स के, थोड़ा सा इसके बुकलेट के बारे में बात करें। बुक लिस्ट क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ाया था, जैसे आपने बताया अभी कि स्टैंडर्ड बुक पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, ये सारी चीज़ें एक एक करके थोड़ा बताइए। सर मैंने जीएस के लिए मेरा मेजर सोर्स जो था वो सिलेबस था, और उसके बाद पीवाईक्यूज थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो यूपीएससी के भी थे, यूपीएससी के 2013 से 2020 तक के, और यूपी पीसीएस के जो पिछले 3 साल के जब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये रहता था। और करेंट अफेयर्स के लिए सर एक इनसाइट्स आईएएस की आती है, वो मंथली देते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 करके, इंस्टा सिक्योर करके कंपाइलेशन, तो वो रहता था। ये 3 मेरे मेजर सोर्स रहते थे, और मैं टॉपर्स के कॉपीज़ देखती थी कि कैसे वो लिखते हैं, तो लिखने के लिए या फिर जो है क्वेश्चन आंसर्स के डायग्राम्स वगैरह कुछ देखने के लिए टॉपर्स की कॉपीज़ का यूज़ करती थी मैं। तो मैं जो है पहले तो क्या करती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे उसके एक थीम उठा लेती थी मैं, और जैसे ये है ग्लोबलाइजेशन है, या एलपीजी रिफॉर्म्स है, या फिर वुमेंस कंडीशन इन सोसाइटी, तो ऐसे मेजर टॉपिक्स मैं उठाकर उस पर एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेती थी। इंट्रो कंक्लूजन मेरे प्रिपेयर्ड रहते थे, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह, लॉज हो गया, जो है केसेस हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, कमेटीज़ हैं, जैसे अशोक डलवाई कमेटी है तो वो किसके लिए है, ऐसे मैं लिस्टिंग्स पूरी बना लेती थी अलग अलग, और रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस जो आते हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, ताकि एक इंट्रो की शुरुआत करने के लिए मैं ये सब नोट कर लेती थी। और कंक्लूज़न मेरा तैयार रहता था, लगभग जो जेनेरिक लाइंस हैं जैसे उन्हीं को तैयार रखती थी, और उसमें जैसे सेकेंड ARC को कोट करना, लॉ कमीशन को रिपोर्ट को कोट करना, ताकि ऑथेंटिक लगे आंसर, या SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको कोट करना। तो ये हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह तैयार होने चाहिए 1 to पूरे 17 तक, और स्पेसिफिक कौन सा गोल किसके लिए है, तो ये सब आंसर्स में इंक्लूड करने पे आंसर्स ऑथेंटिक बनते हैं। और ये मेरे मेजर सोर्स थे। और मैं उसके बाद देखती थी कि पीवाईक्यूज़ करने के बाद सिलेबस के और कौन से टॉपिक्स बच गए हैं, तो मैं उनको अलग से कर लेती थी। जैसे कि
एथिक्स में जो टॉपिक्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, या फिर जो है जितने भी टॉपिक्स थे, हर टॉपिक पे मेरे कंपैशन पे, इंटीग्रिटी पे, सेल्फलेसनेस, हर पे एक थोड़ा सा 4-5 लाइन का नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड रहता था। और करंट अफेयर्स से मैं क्या करती थी, जो भी करंट अफेयर्स में जो जैसे गति शक्ति योजना, आत्मनिर्भर भारत, जो भी न्यूज़ में रहते थे, तो उस पर मैं थोड़ा एक बेसिक जानकारी, उसको मैं 2-3 लाइन नोट करके रखती थी कि कहीं पे जो है इंक्लूड करने के लिए आंसर्स में। और केस स्टडीज़ वगैरह जो हो गया, जो न्यूज़पेपर से केस स्टडीज़ वगैरह, वो भी आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए वो भी मेरे पास कंपाइलेशंस थी सारी। मैम अभी आपने बताया जैसे कि आप पेपर भी, न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी। जैसे न्यूज़पेपर बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, क्रॉनिकल मैगजीन है, तो इसके बारे में बताइए कि करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ती थी। जिससे कोई मैगजीन फॉलो करती, किसी वेबसाइट को फॉलो करती थी, उसके बारे में बताइए। और साथ साथ बताइए कि न्यूज़पेपर में कौन सा मतलब बेहतरीन, कौन सा बेस्ट है। जिससे कुछ लोग हिंदू बताते हैं, आप कौन सा? सर न्यूज़पेपर में मैं द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, वो भी मैं सिर्फ उसको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ती हूँ। मैं उसको बहुत ही पहले मैं भी ऐसे पढ़ती थी, स्ट्रेस लेकर के कि एडिटोरियल पढ़ना है, ये करना है, उसमें से नोट्स बनाने हैं, ये करने हैं। लेकिन मैं अब सिर्फ जो है वो न्यूज़पेपर कि ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्या घटनाएँ जो है चल रही हैं, क्या न्यूज़ में चल रहा है। जैसे लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही मैं उसको पढ़ती हूँ। उससे कोई नोट्स नहीं प्रिपेयर करती हूँ मैं, या फिर कोई भी डेली एडिटोरियल अगर छूट गया है तो कोई टेंशन नहीं है, छूट गया है तो छूट गया, जब मन किया तो पढ़ लिए। और न्यू मैगजीन्स भी मैं रेगुलरली वो मंथली नहीं फॉलो करती हूँ सर। करंट अफेयर्स के लिए मैं दो चीज़, मेरा 2 मेजर सोर्स है। एक तो PT 365 जो विज़न IAS की आती है, मैं वो लास्ट में वो पूरा बहुत अच्छे से उसको करती हूँ, एग्जॉस्टिव एकदम, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हुए। और दूसरी चीज़ ये मैं करती हूँ कि जो PCS के लिए एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो उससे उनका 1 से 1.5 घंटे का वीडियो आता है मंथली करंट अफेयर्स का। तो मैं उसको देख वो करके, हर मंथ में आता है? हाँ जी, हर मंथ में आता है। उसको मैं देख करके उसके लगभग 2-3 पेज के मेरे नोट्स बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स। जो चीज़ें, जो फैक्ट्स, वही फैक्ट्स मैं नोट करती हूँ जो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके देखा होता है कि हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं। जैसे भारत भारती सम्मान हुआ, सरस्वती सम्मान हुआ, या इस टाइप के क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर में PCS ने पूछा हुआ है, UP PCS ने। तो वो सब क्वेश्चंस उस टाइप के मैं नोट कर लेती हूँ, चाहे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए या अपॉइंटमेंट हुए। बहुत काफ़ी ढेर सारा वो देते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस एनालिसिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसमें से क्या हमारे काम का है, क्या नहीं काम का है। तो बस 2-3 पेज का लगभग रहता है, लास्ट में वो अच्छे से रिविज़न हो जाता है। और एक आँख वाली दृष्टि जो घटना चक्र की आती है लास्ट में कंपाइलेशन ईयरली, तो वो मैं बस ये देख लेती हूँ कि ताकि एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है ना कि सब लोग पढ़ रहे हैं तो मेरा कुछ छूट ना जाए, तो मैं बस एक बार देख लेती हूँ कि हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं बच गई हैं। और लगभग 99% चीज़ें कवर्ड रहती हैं उसके पहले ही, मेरा ये 2 सोर्सेस से, तो बहुत ज़्यादा कुछ छूटता नहीं है। और हाँ, मैं उन लोग को कहना चाहूँगी कि जो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह फॉलो करते हैं, वो कुछ चीज़ें पहले से करके रखें, चाहे प्रतियोगिता दर्पण कर रहे हैं या क्रॉनिकल कर रहे हैं या फिर घटनासार की अर्धवार्षिकी कर रहे हैं। टोटली आई दृष्टि पे लास्ट के लिए ना सब कुछ छोड़ के रखें, क्योंकि वो सिर्फ 15-20 दिन या 25 दिन पहले आती है। तो उतने ढेर सारे फैक्ट्स 25 दिन पहले जो है वो पूरा बहुत ही हेक्टिक हो जाता है पूरा मेमोराइज करना। मैम थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे इंटरव्यू आपने दिया था, इंटरव्यू लेने से, जिसे देने से पहले, आयोग में जाने से पहले, क्या कोई जैसे मॉक इंटरव्यू दिया था जैसे बड़े बड़े फैकल्टी 3ST में, ध्येय में? जी, मैंने मेरा पहला इंटरव्यू था सर, तो मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, ध्येय में दिया था और दृष्टि में, 2 जगह मैंने दिया था। लेकिन जो फाइनल इंटरव्यू होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। लगभग वहाँ पे मुझसे, यहाँ पे जैसे दृष्टि IAS में या ध्येय में मिक्स्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि कुछ सिचुएशनल 1-2 थे, बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चंस थे वही पूछे गए थे। लेकिन फाइनल इंटरव्यू में मेरा 90% जो इंटरव्यू था वो सिचुएशन बेस्ड था, सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। और लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो मुझसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और वुमेन के इश्यूज़ के अराउंड थे। और फाइनल इंटरव्यू सर मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। मुझे इंटरव्यू में 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, लगभग 70 मार्क्स मिले हैं 100 में से। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी ठीक था जी। जैसे अगर जो न्यू कैंडिडेट है, अगर बताइए कि क्या मतलब बेनिफिट होता है मॉक इंटरव्यू लेने से, लेना चाहिए कि नहीं?
जी, मॉक इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए क्योंकि जो हेज़िटेशन रहती है वो ख़त्म होता है। जैसे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हेज़िटेशन था कि कैसे होगा इंटरव्यू, कैसे नहीं, क्योंकि पहला इंटरव्यू था। तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। ध्येय आईएएस में मैंने दिया, दृष्टि में दिया, अब जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में, मैं जीएस वर्ल्ड में भी देने वाली थी बट मेरा बहुत पहले ही पड़ गया था तो इंटरव्यू की डेट फाइनल वाली, तो इसलिए मैं नहीं दे पाई थी। लेकिन इंटरव्यू अगर आप थोड़ा सा हेज़िटेशन है, थोड़ा सा हेज़िटेट फ़ील करते हैं तो ज़रूर मॉक इंटरव्यू देकर जाना चाहिए। मैम थोड़ा सा आप बात करेंगे जैसे जो न्यू कैंडिडेट है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें कहाँ से बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले बेसिक तो वही एनसीईआरटीज़ ही हैं सर। एनसीईआरटीज़ जो हैं थोड़ा सा बेस बना देती हैं और इजी लैंग्वेज में होती हैं। तो एनसीईआरटी आप जो न्यू कैंडिडेट हैं वो एनसीईआरटी करें, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस लेवल पे चल रहे हैं। जैसे पीसीएस का क्या लेवल है और आईएएस का क्या लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा स्टैंडर्ड बुक से क्या निकालना है हमें एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसे अगर रैंडमली पढ़ने से फिर पढ़ते रहेंगे वो टॉपिक्स पता नहीं चलेंगे ना। जैसे कि यूपी पीसीएस में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो चैप्टर है उसमें हमेशा पूछ देता है कि ब्रह्मो समाज जो है वो कब स्थापित हुआ, आर्य समाज हो गया या प्रार्थना समाज हो गया, ऐसे करके वो क्रोनोलॉजी में लगाने को दे देगा, मैच वाले क्वेश्चंस दे देगा। या फिर आर्य समाज का जो मोटो था क्या था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जब स्पेसिफिकली हम प्रीवियस ईयर से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तब हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे फोकस करना है। फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है, फिर से अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम बहुत ही बेस भी बनाकर एडवांस में वो उसको हमेशा एक ट्रैक करने के लिए हमेशा वो रखना चाहिए कि पढ़ना ही चाहिए, उसको बार बार एनालाइज करिए। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे फाइनली इससे पहले भी आप 2 बार दी थी, इन यूपीएससी भी दी थी, यूपीएससी में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो फाइनली जिससे वो आपको क्या कमियां रहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उसके बारे में बताइए। यूपीएससी में तो सर मेरा सीसैट में नहीं हुआ था और उसके बाद जो है इसमें तो मैंने जितनी बार प्रीलिम्स दिया मैंने हर बार क्वालिफाई किया, हर बार मैंने मेंस लिखा, लेकिन मेंस में मेरा नहीं हो रहा था। वहाँ पे ऑप्शनल मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। मेरे जीएस में हर बार ठीक मार्क्स आए हैं, लगभग 400, लेकिन बॉटनी में मेरे कम मार्क्स हो जा रहे थे हर बार। तो वो था इसलिए कि कंटेंट बॉटनी में बहुत ज़्यादा जो है गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं है और उसके बाद कंटेंट की भी कमी है, ना तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। दिल्ली में जो कोचिंग्स एक दो हैं, एक आध हैं, वो ऑफलाइन ही टेस्ट सीरीज़ करवाती हैं। तो ये सब चीज़ों की कमी की वजह से सर ऑप्शनल मेरा हर बार जो है यही, इस बार भी ऑप्शनल में ही कम मार्क्स मेरे रह गए हैं। नहीं तो फिर आराम से ये एक्साइज जो है मिलने के पीछे ये ऑप्शनल ही कम नंबर। हिंदी में मेरे ठीक ठाक नंबर हैं ऐसे, और जीएस में और उसके बाद जो है इंटरव्यू में सभी में ठीक है, बस ऑप्शनल में। ऑप्शनल के लिए जैसे थोड़ा सा बुक के बारे में बताइए कि जैसे क्या क्या चीज़ें बुक पढ़ा था और कोई टॉपर नोट्स या फिर कोई चीज़ें। ऑप्शनल में तो सर टॉपर्स के नोट्स क्या टॉप अवेलेबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि मैं आयोग में मैंने इस बार जो मेरा सेंटर 2022 का था मैं अकेली थी बॉटनी की, तो बहुत कम लोग मिलते हैं। और मैंने क्या पढ़ा था कि जो मेरा बीएससी एमएससी की मेरी बुक्स थी तो वो मैंने जैसे लोअर बॉटनी के लिए जो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इन सब के लिए सिंह पांडे जैन की एक बुक आती है, उससे मैंने पढ़ा था, नोट्स बनाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड। और एम्ब्रायोलॉजी के लिए मैंने भोजवानी एंड भटनागर की बुक यूज़ की थी। और उसके बाद जो है एनाटॉमी के लिए, टैक्सो के लिए मैंने बीपी सिंह की बुक आती है उसको यूज़ की थी। बीपी पांडे की बुक आती है, आरपी सिंह की बुक है प्लांट पैथोलॉजी की, उसको यूज़ किया था इन सब से। और मेजर मेरा बॉटनी सेकेंड के लिए जो सर था सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स के लिए, इन सब के लिए मैंने एक कुमार एंड मलिक करके जनरल बॉटनी की बुक आती है, उसको मैंने जो है बेस बनाया था। और इन सब से मैंने नोट्स बनाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो बेस थे, वही मैंने रिवाइज किया था। डायग्राम्स वगैरह, इंक्लूजन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मेरी जो कमी मुझे समझ में आई है अभी तक कि थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन छूट जाते हैं बॉटनी में, एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं और उसके बाद डायग्राम्स वगैरह का इंक्लूजन ज़्यादा नहीं मैं कर पा रही हूँ, इसी वजह से थोड़े मार्क्स कम रह गए थे। मैम थोड़ा सा अब एक मतलब जिससे लास्ट है कि जिससे कोई भी मोटिवेशन लाइन है, आप गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं उनके लिए एक रोल मॉडल भी बनेगी सोसाइटी में, तो कोई भी मोटिवेशन लाइनें जो आपको आती हो बताइए।
लाइनें क्या सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो लोग भी इस जर्नी में हैं, वो लोग प्रिपरेशन जर्नी में आ चुके हैं, उनको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बहुत कम लोग ये हिम्मत कर पाते हैं कि थोड़ा सा लीक से हट कर चलें, या फिर जो है जो एक डिफाइंड पाथ है उसे। क्योंकि मैंने बहुत ही कुछ टैलेंटेड लोगों को भी देखा है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को, लेकिन वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं कि एक डिफाइंड पाथ जो उनका है उसको छोड़ के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए इस बात के लिए कि आपने प्रिपरेशन शुरू की है। और दूसरी बात सर कि सब लोगों, मैंने भी यही सुना था कि जो है गलतियां दूसरों से सीखिए, खुद गलतियां मत करिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए। लेकिन खुद नहीं करते हैं तब तक जो है हमें चीज़ें नोटिस ही नहीं होती हैं। तो गलतियां अगर हो जाती हैं तो उसके लिए रिग्रेट मत करिए, उसको सुधार कीजिए। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि एक ही गलती दोबारा ना होने पाए। जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, या एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर जो है जो टेस्ट पेपर ज़्यादा नहीं लगाए, तो अगर ये सब गलतियां हो गई हैं तो उस पर पछताने की बजाय उसको सुधार कीजिए, और आज से अभी से सुधार कीजिए। कभी भी मेरा ये मानना है कि कितनी भी देर हो जाए, इतनी देर कभी नहीं हो जाती कि कुछ बदला ना जा सके। तो शुरुआत अभी से कीजिए। और कभी कभी सर क्या होता है कि जैसे उठने के लिए गिरना ज़रूरी होता है, और कुछ पाने के लिए खोना ज़रूरी होता है, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि कहीं पहुंचने के लिए कभी कभी भटकाव भी ज़रूरी है। तो अगर कुछ भटकाव हुए हैं तो उस पर रिग्रेट करने की बजाय उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और एक बार मुझे लगता है कि जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हमें सब कुछ ही दांव पर लगा देना चाहिए कुछ पाने के लिए। तो एक बार जो है सब कुछ, ताकि एंड में फेल हो, कुछ भी हो, ये सेटिस्फैक्शन एटलीस्ट है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी, और मैंने जो है कोई भी उसमें कोई कोताही नहीं की थी। ताकि जब भी हम मतलब रियलाइज़ करें ये चीज़ें तो लगे कि हाँ सेटिस्फैक्शन है कि हमने पूरी मेहनत की थी अपनी। तो यही है सर। और एक बार मुझे लगता है कि सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए, मेहनत पूरी करनी चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू। तो फ्रेंड्स फाइनली मैम ने अपनी सारी स्ट्रेटजी को शेयर किया, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, आंसर राइटिंग के, बुक लिस्ट के हर एक छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में बताया, और इंटरव्यू के बारे में बताया, और जिसमें जो जो गलतियां मैम ने की थी उसके बारे में बताया आप। तो इस जर्नी में यदि आप हैं तो आप घबराइए नहीं फ्रेंड्स। सफलता सभी को नहीं मिलती फ्रेंड्स, लेकिन एक न एक दिन किसी न दिन ज़रूर मिलती है। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।